फ्रेंड्स, आज हम बायोलॉजी एनसीईआरटी फर्स्ट जिसमें चैप्टर नंबर 9 कर रहे थे बायोमॉलिक्यूल्स। तो इसके अंतर्गत हम फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट कर चुके थे, मींस हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन। तो हमने इसमें ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। आज हमें सेकेंड टॉपिक पढ़ना है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो चलिए देखते हैं कि क्या होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, द मोस्ट एक्साइटिंग एस्पेक्ट ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद आइसोलेटिंग थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स, स्मॉल एंड बिग, फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, डिटरमाइनिंग देयर स्ट्रक्चर एंड इफ पॉसिबल सिंथेसाइजिंग देम। If one were to make a list of biomolecules, such a list would have thousands of organic compounds including amino acids, sugars, etc. तो अगर हम बायोमॉलिक्यूल्स का एक लिस्ट तैयार करते हैं तो उसके अंतर्गत देखते हैं कि हजारों ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें बायोमॉलिक्यूल्स के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। मीन्स बायोमॉलिक्यूल्स जो होते हैं एक प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही होते हैं। जैसे कि उसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, अमीनो एसिड्स, शुगर्स, ये सारे बायोमॉलिक्यूल्स हो गए। और ये बायोमॉलिक्यूल्स जो है एक प्रकार के अमीनो मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। फॉर रीजन्स दैट आर गिवन इन सेक्शन 9.10 वी कैन कॉल दीज बायोमॉलिक्यूल्स एज मेटाबोलाइट्स। जैसा कि हमने अभी उस वाले सेक्शन में, पिछले वाले सेक्शन में पढ़ा था कि मेटाबोलाइट्स इन बायोमॉलिक्यूल्स को ही हम लोग मेटाबोलाइट्स के नाम से भी जानते हैं। इन एनिमल टिश्यूज, एनिमल टिश्यू के केस में क्या होता है कि वन नोटिस द प्रेजेंस ऑफ ऑल सच कैटेगरीज ऑफ कंपाउंड्स शोन इन फिगर 9.1। दीज आर कॉल्ड प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। तो जो हमने इसके पिछले वाले टॉपिक में 9.1 फिगर में हमने देखा था, सारे हमने क्या पढ़े थे, शुगर्स, अमीनो एसिड्स और फैट्स मीन्स लिपिड्स के बारे में पढ़े थे, नाइट्रोजनस बेस के बारे में जाने थे। ये सारे ही प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अंतर्गत रखे गए हैं, तो इन्हीं को प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। हाउएवर व्हेन वन एनालाइजेस plant, fungal and microbial cells, one would see thousands of compounds other than these called primary metabolites. Example: alkaloids, flavonoids, rubber, essential oils, antibiotics, colored pigments, scents, gums, spices। तो ये सारे जो होते हैं ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट के अंतर्गत आते हैं। दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के कुछ एग्जाम्पल यहाँ एक टेबल में गिवन है, 9.3 टेबल है। इसमें जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को कुछ यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे कि पिगमेंट्स हो गए, तो पिगमेंट्स कैरोटीनॉइड्स, एंथोसाइनिन, एक्सेट्रा, ये सारे पिगमेंट्स के एग्जाम्पल हो गए। जैसा कि हम जानते हैं जो एंथोसाइनिन पिगमेंट होता है ये जो है प्लांट के वैक्यूल में, प्लांट सेल के वैक्यूल में देखने को मिलता है। और एल्कोलॉइड्स में मॉर्फिन और कोडीन, ये एल्कोलॉइड्स के एग्जाम्पल हो गए। टर्पिनॉइड्स में मोनोटर्पीन्स, डाईटर्पीन्स, ये टर्पिनॉइड्स हो गए। और इसेंशियल ऑयल्स में लेमन ग्रास ऑयल, ये एक प्रकार का इसेंशियल ऑयल हो गया। टॉक्सिन्स में एब्रीन और रीजीन, ये दो टॉक्सिन्स के रूप में यूज़ होते हैं। और लेक्टिन्स में कॉनकैनावेलिन ए एक लेक्टिन्स के रूप में यूज होता है। और ड्रग्स के रूप में ये दो यूज होते हैं, विनब्लास्टिन और कुरकुमिन। विनब्लास्टिन और कुरकुमिन जो हैं ये दोनों ड्रग्स के अंतर्गत आते हैं। पॉलीमेरिक सबस्टेंसेज, अब पॉलीमेरिक सबस्टेंसेज जो हैं जैसे रबर हो गया, गम, सेलुलोज, ये सारे पॉलीमेरिक सब्सटेंस होते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के ही हैं। व्हेन प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैव आइडेंटिफिएबल फंक्शंस एंड प्ले नोन रोल्स इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, वी डू नॉट एट द मोमेंट अंडरस्टैंड द रोल और फंक्शंस ऑफ ऑल द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन होस्ट ऑर्गेनिजम्स। मीन्स प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का तो कुछ हमें फंक्शंस कुछ फंक्शंस इसके आइडेंटिफाई हैं, बट जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं इसके फंक्शंस अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं हैं। तो
प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के जो है फंक्शंस जाने जाते हैं, फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस उनका कुछ होता है, और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का यहाँ पे फंक्शन होस्ट ऑर्गेनिजम्स के अंदर नहीं उतना है। हाउएवर मेनी ऑफ देम आर यूजफुल टू ह्यूमन वेलफेयर, लेकिन कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ऐसे हैं जो कि मतलब ह्यूमन वेलफेयर में यूज़फुल होते हैं, ह्यूमन वेलफेयर के लिए ये यूजफुल होते हैं। जैसे कुछ पॉलीमेरिक सब्सटेंस, रबर्स हो गया, ये भी जो है रबर एक प्रकार का पॉलीमेरिक सब्सटेंस है और ये एक प्रकार का सेकेंडरी मेटाबोलाइट का ही एग्जाम्पल है। तो ये हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ड्रग्स का, स्पाइसेस, सेंट्स एंड पिगमेंट्स, इन सब का कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं ये जो कि यूज में लिए जाते हैं। सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैव इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस, और कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के तो इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस भी देखने को मिलते हैं। इन द लेटर चैप्टर्स एंड ईयर्स यू विल लर्न मोर अबाउट दिस। अब हमें प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बाद हमें यहाँ पे जानना है कि बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो देखते हैं कि बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स, जो कि ये थर्ड टॉपिक है, अब यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स, देयर इज़ वन फीचर कॉमन टू ऑल दोज कंपाउंड्स फाउंड इन द एसिड सॉल्युबल पूल। दे हैव मॉलिकुलर वेट रेंजिंग फ्रॉम 18 टू अराउंड 800 डाल्टन्स अप्रॉक्सीमेटली। जैसा कि हमने एक एसिड सॉल्युबल पूल पढ़ा था और एसिड इनसॉल्युबल पूल एक पढ़ा था। तो जो एसिड सॉल्युबल पूल होते हैं उनका मॉलिकुलर वेट का यहाँ पे कुछ रेंज बताया जा रहा है कि वो 18 से लगभग 800 डाल्टन के अप्रॉक्सीमेट जो है इनका मॉलिकुलर वेट हो सकता है। द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन हैज़ ओनली 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, डेट इज़ प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, पॉलीसैकेराइड्स एंड लिपिड्स। तो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में हमने जो है लिपिड वगैरह को पढ़ा था। तो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन के अंतर्गत यहाँ पे हमें 4 ही ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ने हैं, 4 प्रकार के। एक तो प्रोटीन हो गया, एक तो न्यूक्लिक एसिड, और एक पॉलीसैकेराइड, और एक लिपिड्स। तो इन चारों कंपाउंड को जो है एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन के अंतर्गत हमें पढ़ना है। दीज क्लासेज ऑफ कंपाउंड्स विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड्स हैव मॉलिकुलर वेट इन द रेंज ऑफ 10,000 डाल्टन्स एंड अबव। तो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, क्योंकि जो एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन का था उसका मॉलिकुलर वेट लगभग अप्रॉक्सीमेट 18 से लेके 800 डाल्टन तक माना जाता था, और यहाँ पे जो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं उनका मॉलिकुलर वेट का जो रेंज है वो लगभग 10,000 डाल्टन के अप्रॉक्स या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसमें लिपिड एक ऐसा बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स है, मींस एक ऐसा एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन के अंतर्गत आने वाला बायो मैक्रोमॉलिक्यूल है लिपिड, जिसका मॉलिकुलर वेट 10,000 डाल्टन या उसके ऊपर नहीं होता है। मींस इसका मॉलिकुलर वेट जो है एसिड सॉल्युबल वाले फ्रैक्शन के अंतर्गत आता है। नहीं तो बाकी जितने भी हुए प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड्स, इनका सबका जो है मॉलिकुलर वेट 10,000 या उसके एबव ही देखने को मिलता है। फॉर दिस वेरी रीजन बायोमॉलिक्यूल्स, डेट इज केमिकल कंपाउंड्स फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, आर ऑफ 2 टाइप्स। वन दोज विच हैव मॉलिकुलर वेट्स लेस देन 1,000 डाल्टन एंड आर usually referred to as micromolecules or are simply biomolecules, while those which are found in the acid insoluble fractions are called macromolecules or are biomacromolecules। तो यहाँ पे बायोमॉलिक्यूल्स को 2 कैटेगरी पे डिवाइड किया गया। किस आधार पे? उनके मॉलिकुलर वेट के आधार पे 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। जिनका जो है 1000 डाल्टन से मॉलिकुलर वेट कम देखा गया तो उसको एसिड सॉल्युबल के फ्रैक्शन में रखा गया, मींस उसको सिंपली माइक्रो मॉलिक्यूल्स या बायोमॉलिक्यूल्स नाम दिया गया। और जिसका मॉलिकुलर वेट जो है 1000 से मींस 10,000 से ऊपर या 10,000 के अप्रॉक्सीमेट जो है देखा गया, तो उनका मॉलिकुलर वेट जो है उनको जो है किस कैटेगरी में रखा गया? बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स के कैटेगरी में रखा गया, मींस एसिड इनसॉल्युबल वाले फ्रैक्शन में उनको रखा गया। तो ये 2 कैटेगरी के बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स जो हुए ये 2 कैटेगरी के हो गए। तो एक जो है बायो माइक्रोमॉलिक्यूल, एक बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स। द मॉलिक्यूल्स इन द इनसॉल्युबल फ्रैक्शन विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड्स आर पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस। अब यहाँ पे ये भी है कि
ये एक लिपिड एक ऐसा एक्सेप्शन है जो कि इनसॉल्युबल फ्रैक्शन के अंतर्गत आता है। इसको छोड़ दो तो बाकी जितने भी बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं वो पॉलीमेरिक सब्सटेंस होते हैं। मींस प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड या पॉलीसैकेराइड्स, ये सारे पॉलीमेरिक सब्सटेंस हैं। पॉलीमेरिक सब्सटेंस मतलब जो है ये छोटे छोटे मोनोमर से मिलके बने होते हैं। देन व्हाई डू लिपिड्स whose molecular weights do not exceed 800 Dalton come under acid insoluble fraction that is macromolecule fraction। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन उठता है कि जब लिपिड का मॉलिकुलर वेट जो है 800 डाल्टन से ज़्यादा नहीं देखा जा रहा है तो इसको बायो मैक्रोमॉलिक्यूल के अंतर्गत क्यों रखा गया। मीन्स ये इसको जो है एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन के अंतर्गत ये कैसे आता है लिपिड जो है। तो लिपिड आर इंडीड स्मॉल मॉलिकुलर वेट कंपाउंड्स एंड आर प्रेजेंट नॉट ओनली एज सच बट आल्सो अरेंज्ड इनटू स्ट्रक्चर्स लाइक सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन्स। तो यहाँ पे ये आंसर मिलता है कि जो लिपिड है ये स्मॉल, इसका मॉलिकुलर वेट स्मॉल होने के बावजूद भी जो है इस कंपाउंड को जो है यहाँ पे बायो माइक्रोमॉलिक्यूल के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि जो इसका स्ट्रक्चर है, इसका मीन्स लिपिड का जो अरेंजमेंट है वो लाइक सेल मेम्ब्रेन की तरह देखने को मिलता है। जो अदर मेम्ब्रेन भी होती हैं उनकी तरह इनका स्ट्रक्चर, इसका अरेंजमेंट देखने को मिलता है, इसलिए इसको जो है बायो माइक्रोमॉलिक्यूल के अंतर्गत रखा गया लिपिड को। मीन्स उसके स्ट्रक्चर के आधार पे रखा गया। व्हेन वी ग्राइंड ए टिश्यू वी आर डिसरप्टिंग द सेल स्ट्रक्चर। जब हम किसी टिश्यू को ग्राइंड करते हैं तो उसके सेल के स्ट्रक्चर को वहाँ पे मतलब देख सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन आर ब्रोकन इनटू पीसेज एंड फॉर्म वेसाइकल्स विच आर नॉट वाटर सॉल्युबल। तो यहाँ पे ये प्रूव करके दिखाया जा रहा है कि लिपिड जो है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जा रहा है। तो सेल मेम्ब्रेन और जो अन्य मेम्ब्रेन होती हैं उसको पीसेज में तोड़ लिया जाता है। उसके बाद देखा जाता है कि जो उसके वेसाइकल्स छोटे छोटे बनते हैं वो वेसाइकल्स जो है वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, इसीलिए इसको वाटर इनसॉल्युबल मीन्स एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में लिपिड को रखा गया और इसीलिए ये जो है इसी आधार पे इसको जो है बायो माइक्रोमॉलिक्यूल के अंतर्गत रखा गया। देयरफॉर दीज मेम्ब्रेन फ्रेगमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ वेसाइकल्स गेट सेपरेटेड अलॉन्ग विद द एसिड इनसॉल्युबल पूल एंड हेंस इन द माइक्रोमॉलिक्यूलर फ्रैक्शन। तो इस प्रकार इस मेम्ब्रेन के फ्रेगमेंट्स के आधार पे जो उसके फ्रेगमेंट से जो छोटे छोटे वेसाइकल्स हमें प्राप्त हुए उसके आधार पे ही इसको माइक्रोमॉलिक्यूल फ्रैक्शन में रखा गया, क्योंकि ये जो इसके छोटे छोटे वेसाइकल्स थे वो एसिड में सॉल्युबल नहीं थे, एसिड इनसॉल्युबल वाले फ्रैक्शन में देखने को मिलते थे, तो इसीलिए इसको इस कैटेगरी में रखा गया। लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली माइक्रोमॉलिक्यूल्स। तो लिपिड जो है वैसे स्ट्रिक्टली देखा जाए तो ये बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स मीन्स माइक्रोमॉलिक्यूल्स नहीं होता है। एसिड सॉल्युबल पूल रिप्रेजेंट रफली दी साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन। तो जो एसिड सॉल्युबल पूल वाला कंपोजिशन होता है मीन्स जो एसिड में सॉल्युबल होते हैं वो उसका जो कंपोजिशन होता है वो साइटोप्लाज्म के कंपोजिशन के जैसा ही होता है। The macromolecules from cytoplasm and organelles become the acid insoluble fraction। और जो ये मैक्रोमॉलिक्यूल होते हैं वो साइटोप्लाज्म से जो है साइटोप्लाज्म हुआ या किसी ऑर्गेनेल से जो है इनसॉल्युबल फ्रैक्शन के अंतर्गत आते हैं। टुगेदर दे रिप्रेजेंट द इंटायर केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यूज ORR ऑर्गेनिजम्स। और इस प्रकार किसी भी ऑर्गेनिजम्स या किसी भी लिविंग टिश्यू का जो है पूरा केमिकल कंपोजिशन होता है। In summary, if we represent the chemical composition of living tissue from abundance point of view and arrange them class-wise, we observe that water is the most abundant chemical in the living organism। तो अगर छोटे से समरी के रूप में देखा जाए तो जो ये लिविंग टिश्यू का केमिकल कंपोजिशन होता है तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो है लिविंग टिश्यू का जो कंपोजिशन होता है वो ऑब्जर्व किया गया कि वाटर में मोस्ट एबंडेंट केमिकल इन दी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो वाटर होता है वो मोस्ट एबंडेंट केमिकल होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। मीन्स अगर एक छोटे से समराइज रूप में देखें तो
लिविंग टिश्यू के अंतर्गत जो कंपोजिशन देखने को मिला उसमें जो है वाटर जो था वो मोस्ट एबंडेंट केमिकल था लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है। जैसा कि टेबल 9.4 टेबल में यहाँ पे सारे मतलब सब बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स के कंपोजिशन यहाँ पे गिवन है। एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल्स, एक ह्यूमन सेल्स का एक यहाँ पे एवरेज कंपोजिशन यहाँ पे दिखा गया है कि वाटर जो है इसका परसेंट 72 लेके 90% मीन्स टोटल सेलुलर मास का के उससे परसेंटेज यहाँ पे दिया गया है। टोटल सेलुलर मास के टर्म में देखा जाए तो वाटर का 70 से 90% जो है लिविंग टिश्यू में वाटर ही देखने को मिलता है। प्रोटीन का परसेंटेज जो होता है वो 10 to लेके 15 होता है। कार्बोहाइड्रेट का 3% होता है। लिपिड्स का तो 2% देखा गया है, लिपिड बहुत थोड़ा मात्रा में होती है। और जो न्यूक्लिक एसिड होता है इसका परसेंटेज जो होता है 5 to 7% होता है। जो आयंस का परसेंटेज होता है वो 1% होता है। तो सबसे कम इसमें आयन का परसेंटेज है। ये परसेंटेज हमें सारे याद रखने हैं। वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और आयंस, इन सारे के परसेंटेज हमें याद रखने हैं। तो अब यहाँ पे प्रोटीन्स जो है बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स है एक प्रकार का। तो सारे बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स को हम अलग अलग करके यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ प्रोटीन्स पढ़ेंगे। प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स। प्रोटीन्स जो होते हैं पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, मीन्स ढेर सारी छोटी छोटी पेप्टाइड्स से मिलके ये बनते हैं। दे आर लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड्स लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स एज शोन इन फिगर 9.3। तो जो प्रोटीन्स होते हैं ये एक लीनियर चेन, अमीनो एसिड की लीनियर चेन होती है, इन्हीं को जो है प्रोटीन्स कहते हैं। और ये जो अमीनो एसिड की लीनियर चेन होती है ये किससे जुड़ी होती है? पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ी होती है। तो यही मिलके जो है सारी अमीनो एसिड्स मिलके ही प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करती हैं। तो जो प्रोटीन के अंदर जो है बॉन्ड पूछा जाए तो हम क्या लगाएंगे कि पेप्टाइड बॉन्ड देखने को प्रोटीन में मिलता है। मीन्स अमीनो एसिड के अंदर जो है पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाएगा। तो अमीनो एसिड से ही मिलके प्रोटीन बनी होती हैं, तो प्रोटीन्स भी पेप्टाइड बॉन्ड का मिलके बना होता है। जैसा कि यहाँ पे फिगर जो है 9.3 में यहाँ प्रोटीन बॉन्ड को दिखाया गया है। जैसे कि 9.3 फिगर में विभिन्न प्रकार के प्रोटीन स्ट्रक्चर को दिखाया गया है। यहाँ पे प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, प्राइमरी स्ट्रक्चर में यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड दिखाया गया है। और यहाँ पे सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमें अल्फा हेलिक्स के फॉर्म में और बीटा प्लेटेड शीट के फॉर्म में ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का देखने को मिल रहा है। और टर्सरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल रही है और ये डाइसल्फाइड बॉन्ड भी देखने को मिल रहा है। और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का जो कि यहाँ पे हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे सारे प्रोटीन के लेवल यहाँ पे दिखाए गए हैं। फिगर 9.3 के फिगर में ये सारे फिगर यहाँ पे दिखाए गए हैं। ईच प्रोटीन इज ए पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स। प्रत्येक प्रोटीन जो होते हैं पॉलीमर होते हैं एमिनो एसिड्स के, मीन्स ढेर सारी एमिनो एसिड मिलके ही जो है प्रोटीन बनती है। एज देयर आर 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स। यहाँ पे हमें 20 प्रकार के ही अमीनो एसिड्स पढ़ने हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल उनमें से 20 में से कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे एलेनिन, सिस्टीन, प्रोलीन, ट्रिप्टोफैन और लाइसिन। ये हमें अमीनो एसिड कुछ याद रखने हैं। ए प्रोटीन इज ए हेट्रोपॉलीमर एंड नॉट ए होमोपॉलीमर। जो प्रोटीन होता है हेट्रोपॉलीमर्स होता है, ये होमोपॉलीमर नहीं होता है। हेट्रोपॉलीमर्स का मतलब जो है जो इसकी मोनोमर यूनिट होती है वो विभिन्न प्रकार की हो सकती है। ए होमोपॉलीमर हैज़ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर रिपीटिंग n नंबर ऑफ टाइम्स। मीन्स जैसा कि अभी हमने बताया कि जो होमोपॉलीमर होगा वो उसके अंदर जो है ढेर सारी मोनोमर की रिपीटिंग यूनिट देखने को मिलेंगी और सेम टाइप की। और जो हेट्रोपॉलीमर होगा तो वो उसमें जो है जो मोनोमर्स उसके होंगे वो सेम टाइप के मोनोमर नहीं पाए जाएंगे। दिस इंफॉर्मेशन अबाउट दी एमिनो एसिड कॉन्टेंट इज इम्पॉर्टेंट एज लेटर इन योर न्यूट्रिशन लेसन्स। यू विल लर्न दैट सर्टेन अमीनो एसिड्स आर इसेंशियल फॉर आवर हेल्थ एंड दे हैव टू बी सप्लाइड थ्रू आवर डाइट। तो जैसा कि सबको पता है कि जो ये अमीनो एसिड्स होते हैं हमारे न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो अमीनो एसिड की मतलब इस अमीनो एसिड की ज़रूरत हमारी बॉडी के को जो है पड़ती है।
तो कुछ यहाँ पे अमीनो एसिड्स हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं एंड दे हैव टू बी सप्लाइड थ्रू आवर डाइट, जिनको हम अपने डाइट के थ्रू जो है लेते हैं। कुछ अमीनो एसिड्स को हम अपने डाइट के थ्रू लेते हैं, हेंस इस प्रकार इनको डाइटरी प्रोटीन्स के नाम से भी जानते हैं। मीन्स डाइटरी प्रोटीन या डाइटरी अमीनो एसिड्स के नाम से जानते हैं। आर दी सोर्स ऑफ इसेंशियल अमीनो एसिड्स, और यही डाइटरी प्रोटीन ही जो है इसेंशियल अमीनो एसिड्स के एग्जाम्पल हो गए। मीन्स जो हमें ज़रूरत है तो हम उसको डाइट के थ्रू ले रहे हैं, तो डाइट के थ्रू प्राप्त कर लेते हैं, तो वो इसेंशियल अमीनो एसिड एक तरीके से हो गया। देयरफॉर अमीनो एसिड्स कैन बी इसेंशियल और आर नॉन इसेंशियल। तो इस प्रकार अमीनो एसिड्स को जो है दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो कि हम डाइटरी प्रोटीन के थ्रू मीन्स अपने डाइट के थ्रू लेते हैं, और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स होती हैं कुछ जो हमारी बॉडी में खुद मतलब हमारी बॉडी खुद ही अंदर बनाती है। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स इसको हम जो है डाइट के थ्रू नहीं लेते हैं। दी लेटर आर दोज विच आवर बॉडी कैन मेक। मीन्स जो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, जो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स होती हैं उसको हमारी बॉडी खुद ही बनाती है। व्हाइल वी गेट इसेंशियल अमीनो एसिड्स थ्रू आवर डाइट और आर फूड। और जो इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं वो हमारी बॉडी या तो हम अपनी बॉडी में जो है डाइट के थ्रू या भोजन के थ्रू इसको प्राप्त कर लेते हैं। प्रोटीन्स कैरी आउट मेनी फंक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और इस प्रकार प्रोटीन्स का बहुत सारा फंक्शंस भी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंतर्गत, जैसे सम ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स। कुछ प्रोटीन होती हैं जो न्यूट्रिएंट के ट्रांसपोर्ट में मेम्ब्रेन करती है, और ये जो जो न्यूट्रिएंट के ट्रांसपोर्ट में मदद करती हैं, इस प्रकार की प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन में देखने को मिलती हैं। सम फाइट इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स। कुछ प्रोटीन्स जो होती हैं वो इन्फेक्शियस मीन्स इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करती हैं। ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ ऐसी प्रोटीन पाई जाती हैं जो इन्फेक्शन के प्रति भी लड़ने में मदद करती हैं, और जो इन्फेक्शन के प्रति लड़ने में मदद करती हैं वो एक प्रकार की जो प्रोटीन होती है वो एक प्रकार की एंटीबॉडी ही होती है जो कि हमें लड़ने में जो है मदद करती है इन्फेक्शन के प्रति। सम आर हार्मोन्स। कुछ प्रोटीन्स तो हार्मोन्स होती हैं, जैसे हमने इंसुलिन नामक हार्मोन पढ़ा है, तो वो ये इंसुलिन भी एक प्रकार की प्रोटीन ही हो गई। सम आर एंजाइम। कुछ प्रोटीन्स तो एंजाइम की तरह वर्क करती हैं, जैसे ट्रिप्सिन, ये सारे प्रोटीन्स हैं तो ये एंजाइम की तरह वर्क करता है। अब यहाँ पे जो है मतलब इसके ये 4 फंक्शन ही हमें याद रखने हैं। 3-4 फंक्शन दिए हैं कि कुछ जो है सेल मेम्ब्रेन में पाई जाती हैं कुछ प्रोटीन, कुछ इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स के थ्रू उनके एक्रॉस जो है फाइट करती हैं, और कुछ हार्मोनल प्रोटीन होती हैं, कुछ एंजाइमेटिक प्रोटीन्स होती हैं। जैसा कि यहाँ टेबल जो है इस टेबल में यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स और उनके फंक्शंस गिवन हैं। प्रोटीन कोलेजन प्रोटीन जो होता है ये इंटरसेलुलर ग्राउंड सबस्टेंसेस मीन्स इंटरसेलुलर सबस्टेंसेस की तरह ये जो है कोलेजन प्रोटीन हमारी बॉडी में इंटरसेलुलर ग्राउंड मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करता है। और ट्रिप्सिन नाम की प्रोटीन जो है एंजाइम की तरह वर्क करती है। इंसुलिन प्रोटीन जो होती है ये हार्मोन की तरह वर्क करती है, इसका फंक्शन हार्मोनल होता है। और जो एंटीबॉडी होती है ये फाइट इन्फेक्शियस एजेंट्स, और रिसेप्टर जो होते हैं सेंसरी रिसेप्शन मीन्स स्मेल टेस्ट और हार्मोन्स के रूप में ये रिसेप्टर कुछ वर्क करते हैं। और एक GLUT4 नाम की प्रोटीन होती है, ये इनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल्स मीन्स ये ग्लूकोज के ट्रांसफ़र में मदद करती है। सेल में ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट में जो है ये GLUT4 प्रोटीन मदद करती है ग्लूकोज के ट्रांसफ़र में। तो ये सारे फंक्शंस हमें प्रोटीन के याद रखने हैं। कोलेजन इज़ द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड एंड राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज रूबिस्को इज़ द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन द होल ऑफ द बायोस्फीयर। तो ये 2 इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं मीन्स एक कोलेजन प्रोटीन और एक रूबिस्को प्रोटीन। जो कोलेजन प्रोटीन है ये मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन मानी जाती है, पूरे एनिमल वर्ल्ड में जो है पाई जाने वाली मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है कोलेजन। और जो रूबिस्को होती है मीन्स राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ये रूबिस्को प्रोटीन जो होती है मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन होती है होल ऑफ द बायोस्फीयर में। पूरे बायोस्फीयर में देखा जाए तो मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन रूबिस्को हो गई, और पूरे एनिमल वर्ल्ड में देखा जाए तो मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन कोलेजन होती है। तो ये 2 प्रोटीन इंपॉर्टेंट प्रोटीन हो गई। अब यहाँ पे हमें जो है थोड़ा सा पॉलीसैकेराइड्स के बारे में भी पढ़ना है।
तो देखते हैं पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं। द एसिड इनसॉल्युबल पैलेट आल्सो हैज़ पॉलीसैकेराइड्स मीन्स कार्बोहाइड्रेट एज अनदर क्लास ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स। जो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन के अंतर्गत दूसरा बायोमैक्रोमॉलिक्यूल्स आता है वो पॉलीसैकेराइड्स होता है, जो कि एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। मीन्स कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड्स होता है। पॉलीसैकेराइड्स आर लॉन्ग चेन्स ऑफ शुगर्स। जो पॉलीसैकेराइड होते हैं ये शुगर्स की लंबी लंबी चेन होती हैं। दे आर थ्रेड्स, ये धागे जैसी संरचना होती है। लिटरली एक कॉटन थ्रेड, जैसे कॉटन का थ्रेड होता है वैसे ही ये कॉटन के थ्रेड जैसी धागे जैसी संरचना होती है। कंटेनिंग डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स एज बिल्डिंग ब्लॉक्स मीन्स ये पॉलीसैकेराइड्स बहुत ढेर सारी मोनोसैकेराइड्स से मिलके बनता है। फॉर एग्जाम्पल सेलुलोज इज ए पॉलीमेरिक सब्सटेंसेज पॉलीमेरिक पॉलीसैकेराइड कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड दैट इज ग्लूकोज। तो सेलुलोज जो है एक पॉलीमेरिक पॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल है, जो कि ये किस मोनोमर से, ग्लूकोज नाम की मोनोमर सैकेराइड यूनिट से बनता है। तो ढेर सारे ग्लूकोज के मोनोमर आपस में जुड़ के सेलुलोज का फॉर्मेशन करते हैं। सेलुलोज इज ए होमोपॉलीमर, तो क्योंकि एक ही मोनोमर इसकी यूनिट है, ग्लूकोज ही से ही ये मिल के बना है सेलुलोज, तो जो सेलुलोज है ये एक प्रकार का होमोपॉलीमर हो जाता है। स्टार्च इज ए वेरिएंट ऑफ दिस। स्टार्च इसका दूसरा प्रकार का पॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल है, बट प्रेजेंट एज ए स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन दी प्लांट टिश्यूज। स्टार्च जो है स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी के रूप में प्लांट टिश्यू में स्टार्च पाया जाता है। एनिमल्स हैव अनदर वेरिएंट कॉल्ड ग्लाइकोजन। एनिमल में एक दूसरा इसका स्टार्च का दूसरा वेरिएंट फॉर्म जो है ग्लाइकोजन एनिमल में पाया जाता है। मीन्स जैसे अगर एनर्जी स्टोरेज के फॉर्म में जो है टिश्यू स्टोरेज के फॉर्म में स्टार्च जो है प्लांट टिश्यू में पाया जाता है, और एनिमल टिश्यू में देखा जाए तो ग्लाइकोजन जो है स्टोरेज के फॉर्म में पाया जाता है। इंसुलिन इज ए पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। इंसुलिन नहीं, इन्यूलिन। इन्यूलिन एक प्रकार का ये भी पॉलीमर है, लेकिन ये फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है। तो ढेर सारी फ्रक्टोज मिलके इन्यूलिन का फॉर्मेशन करती हैं। इन ए पॉलीसैकेराइड चेन से ग्लाइकोजन द राइट एंड इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एंड द लेफ्ट एंड इज कॉल्ड द नॉन रिड्यूसिंग एंड। तो पॉलीसैकेराइड चेन में देखा जाए, जैसे कि ग्लाइकोजन का एक एग्जाम्पल लिया जाए, तो इसमें जो राइट एंड होगा उसको रिड्यूसिंग एंड के नाम से जानते हैं, जो लेफ्ट एंड होता है उसको नॉन रिड्यूसिंग एंड के नाम से जानते हैं। इट हैज़ ब्रांचेज एज सोन इन द फॉर्म ऑफ कार्टून। जैसा कि इस फिगर 9.2 में यहाँ पे ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया गया है एक कार्टून के रूप में, जो कि एक प्रकार का क्या है, ये यहाँ पे जो राइट एंड है वो रिड्यूसिंग एंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो लेफ्ट एंड है इसका नॉन रिड्यूसिंग एंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टार्च फॉर्म्स हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर। स्टार्च जो होता है एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर का फॉर्म, हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। इनफैक्ट स्टार्च कैन होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल इन दी हेलिकल पोर्शन, और उस हेलिकल पोर्शन में ये आयोडीन मॉलिक्यूल को रखता है, और रखने के कारण ये कलर शो करता है। इस प्रकार स्टार्च आयोडीन इज ब्लू इन कलर, और इस प्रकार इसका कलर जो है ब्लू कलर का देखने को मिलता है। सेलुलोज डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिसेस। सेलुलोज में कोई भी कॉम्प्लेक्स हेलिसेस नहीं देखने को मिलता है। हेंस इस प्रकार जो है सेलुलोज आयोडीन को होल्ड भी नहीं कर सकता है। प्लांट सेल वॉल्स आर मेड अप ऑफ सेलुलोज। जो प्लांट की सेल वॉल होती हैं वो मेनली सेलुलोज की ही बनी होती हैं, जो कि एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड है। पेपर मेड फ्रॉम प्लांट पल्प एंड कॉटन फाइबर इज सेलुलोज। जो पेपर होता है वो किससे बना होता है, प्लांट के पल्प से, और कॉटन फाइबर जो होता है वो सेलुलोजिक होता है। मीन्स जो कॉटन फाइबर होता है वो सेलुलोज का बना होता है, और जो पेपर होता है वो प्लांट पल्प से बनता है, तो एक प्रकार का सेलुलोज ही होता है। देयर आर मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड इन नेचर। यहाँ पे बहुत सारी कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स नेचर में देखने को मिलती हैं। दे हैव एज बिल्डिंग ब्लॉक्स एमिनो शुगर्स एंड केमिकली मॉडिफाइड शुगर्स। और ये जो नेचर में पॉलीसैकेराइड्स बहुत प्रकार की देखने को मिलती हैं वो एक बिल्डिंग ब्लॉक अमीनो शुगर्स की तरह काम करती हैं। केमिकली मॉडिफाइड शुगर्स होती हैं, जैसे कि ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, ये सारे एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल हैं। एक्जोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स। एक्जोस्केलेटन जो आर्थ्रोपोड का एक्जोस्केलेटन होता है
वो भी एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल है वे कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड। और वो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड क्या होता है, काइटिन। मीन्स जो आर्थ्रोपोडा में एक जो स्केलेटन पाया जाता है वो किसका बना होता है, काइटिन नामक पॉलीसेकेराइड का बना होता है। दीज कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स आर मोस्टली होमोपॉलीमर्स। और ये जो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स होते हैं ये ज़्यादातर होमोपॉलीमर्स होते हैं, मीन्स एक ही प्रकार की यूनिट से मिलके बने होते हैं। तो बस आज हम यहीं तक रखेंगे। अब इसके आगे जो है और पॉलीसेकेराइड्स इसके आगे हम पढ़ेंगे। तो थैंक यू।